इसके मानी करने के बाद आज हम मिर्ज़ा गालिब के दातो ख़साइल की रीडिंग करेंगे। लेड पेंसिल हाथ में पकड़ें, साथ साथ जो है वो आप अंडरलाइन करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो मैं करवाऊँगी, और साथ साथ आप जो है वो सुनते जाएं, और कोई अगर मुश्किल फाज मज़ीद होगा तो उसका मीनिंग जो है वो मैं राइट करवाऊँगी, वो आप बुक के ऊपर राइट करते जाएंगे। मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसीत है। इसको अंडरलाइन कर लें कि मिर्ज़ा गालिब के कैसे अखलाक के मालिक थे। तो मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसीत है। वो हर शख्स से जो उनसे मिलने जाता था बहुत कशादा पेशानी से मिलते थे, यानी बहुत मोहब्बत से मिलते थे। जो शख्स एक दफ़ा इनसे मिलता है इससे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता था, यानी शौक़ रहता था। दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे और उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन होते थे, यानी गमज़दा होते थे। इसलिए इनके दोस्त हर मज़हब और मिल्लत के ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि हिंदुस्तान में बेशुमार थे। अंडरलाइन कर लें कि मिर्ज़ा गालिब के दोस्तों का हल्का अहबाब कहाँ तक फैला हुआ था, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम हिंदुस्तान में जो थे वो इनके दोस्त मौजूद थे। जो खतूत उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं, इनके एक एक हर्फ से महरो मोहब्बत यानी प्यार और उन्स, गमख्वारी यानी हमदर्दी, ये गानगत का मतलब होता है इत्तफाक, टपकी पड़ती है। यानी इनके एक एक हर्फ से प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी और उनकी राय के साथ अपनी राय का इजहार करना, उनकी राय में अपनी राय देना जो था वो इनके हरूफ का जो था वो हिस्सा था। हर एक ख़त का जवाब लिखना अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन समझते थे, यानी ज़िम्मेदारी समझते थे। इनका बहुत सा वक्त दोस्तों को जवाब लिखने में सर्फ होता है, यानी दोस्तों को जवाब लिखने में गुजरता था। बीमारी और तकलीफ़ की हालत में भी वो ख़तों के जवाब लिखने से बाज ना आते थे। वो दोस्तों की फरमाइशों से कभी तंग दिल ना होते थे, यानी कम हौसला ना होते थे। गज़लों की इस्लाह यानी दुरुस्ती के सिवा और तरह तरह की फरमाइशें इनके बाज़ खालिस व मुखलिस दोस्त करते थे, और वो इनकी तकमील करते थे, यानी इनको मुकम्मल करते थे दोस्तों की फरमाइशों को। लोग इनको अक्सर बैरें ख़त भेजते थे। बैरें ख़त मतलब बग़ैर टिकट के ख़त। ये वो ख़त होता है जो आप किसी को भेजें बग़ैर टिकट के तो उसको पे करके वसूल करना पड़ता है। तो इनके बहुत से दोस्त ऐसे थे जो बैरें ख़त भेजते थे, लेकिन कभी भी मिर्ज़ा गालिब को बुरा नहीं लगा था, यानी नागवार ना गुजरता था। अगर कोई शख्स लिफाफे पर टिकट रख कर भेजता तो सख्त शिकायत करते थे। मुरव्वत यानी रवादारी और लिहाज मिर्ज़ा की तबीयत में बदर्जा गायब था, यानी आला दर्जा का जो रवादारी थी वो इनकी तबीयत में मौजूद थी। बावजूद ये कि आखिर उम्र में वो अशार की सलाह देने से बहुत घबराते थे बाय हमा, लेकिन इसके अलावा कभी किसी का कसीदा या गज़ल बग़ैर इस्लाह के वापस ना करते थे, बग़ैर ठीक किए वापस ना करते थे, बग़ैर दुरुस्त किए वापस ना करते थे। एक साहिब को लिखते हैं, यानी कि किसी को ख़त में लिखते हैं कि जहाँ तक हो सका अहबाब की यानी दोस्तों की खिदमत बजा लाया, यानी उनकी खिदमत की है, और आके अशार देखता था और इस्लाह देता था, यानी उनके लिखे हुए अशार को पढ़ता था और फिर उन्हें दुरुस्त करता था। अब ना आँख से अच्छी तरह सूझे, यानी आँख से भी अच्छी तरह दिखाई नहीं देता, और ना हाथ से अच्छी तरह लिखा जाए, यानी हाथों में भी अब कपाहट है, यानी आखिरी उम्र में इनके लिखते हुए जो इनके हाथ थे वो लिखते हुए कपाते थे। तो वो दोस्त को कह रहे हैं कि अब मेरे हाथ भी कपाते हैं, आंखों से भी सही नहीं दिखता, लेकिन इसके बावजूद भी मैं जो है वो दोस्तों के अशार पढ़कर उन्हें सलाह देता हूँ। अगरचा मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी, यानी कम थी, मगर हौसला फ़राग था, यानी बुलंद था। साइलिन के दरवाजे से खाली हाथ बहुत कम जाता था। अंडरलाइन कर लें इसे, साइलिन के दरवाजे से खाली हाथ बहुत कम जाता था। उनके मकान के आगे अंधे, लंगड़े, लूले और अपाहिज यानी मजदूर मर्द औरत पड़े रहते थे। गदर के बाद यानी दिल्ली के हालात जब ख़राब हुए और ख़राब होने के बाद दोबारा ठीक हुए, नॉर्मल रूटीन पर आ रहे थे, तो उनकी आमदनी, ये जंग का भी नाम गदर कहते हैं, दिल्ली में एक जंग छिड़ी थी जिसे हम कहते हैं गदर के नाम से जानते हैं। तो गदर के बाद उनकी आमदनी कुछ ऊपर 150 रुपये माहवार यानी माहाना 150 रुपया हो गई थी, और खाने पीने का खर्च भी कुछ लंबा चौड़ा ना था, यानी ज़्यादा ना था, मगर वो गरीबों और महताजों की मदद अपनी बसात से ज़्यादा करते थे, यानी अपनी हिम्मत और ताकत से ज़्यादा करते थे, इसलिए अक्सर तंग रहते थे। मिर्ज़ा अपने दोस्तों के साथ जो गर्दिश रोज़गार से बिगड़ गए थे, यानी जो इनके रोज़गार ना मिलने की वजह से हालात ख़राब थे, नहाय शरीफाना तौर से सलूक करते थे। अंडरलाइन कर लें कि जो गर्दिश रोज़गार से बिगड़ गए थे उनके दोस्त, उनके साथ इनका रवैया कैसा था, नहाय शरीफाना तौर से सलूक करते थे। दिल्ली के अमायद में से यानी कि अमीर उमरा लोग जो होते हैं वो पहले और बाद में उनके हालात ख़राब हो चुके हों, तो एक साहिब जो मिर्ज़ा के दिली दोस्त थे 1857 के बाद इनकी
की हालत सकीम हो गई, यानी कि इनकी हालात जो थे मुआशी हालात ख़राब हो गए। एक रोज़ छींट का फ़रगल, ये छींट कपड़े का नाम है जिसे हम छींट का कपड़ा कहते हैं, और फ़रगल चोगा, जो शायर या अमीर लोग जो थे वो लंबे लंबे चोगे पहनते थे ना, उससे हम कहते हैं फ़रगल। तो फ़रगल पहने हुए मिर्ज़ा से मिलने आए। मिर्ज़ा ने कभी इनको मालीदा या जामादार, ये अच्छे कपड़े का नाम है, मलीदा या जामावार वगैरह चोगों के सिवा ऐसा हकीर यानी कि नकम्मा कपड़ा पहने नहीं देखा था। छींट का कपड़ा यानी छींट का फ़रगल इनके बदन पर देखकर मिर्ज़ा गालिब का जो दिल है वो भर आता है, यानी गमगीन होता है। तो ये छींट, वो उनसे पूछते हैं कि ये छींट आपने कहाँ से ली है, इसकी वज़ा यानी इसकी सिलाई, इसका तरीका, इसको पहने हुआ बहुत ही बली मालूम होती है, यानी अच्छा लग रहा है। अब मुझे भी फ़रगल के लिए छींट मंगवा दें, यानी मुझे भी ये कपड़ा मंगवा दे। तो वो कहते हैं कि फ़रगल मैंने आज ही पहना है, आज ही बनकर आया है और मैंने इसी वक्त पहना है, अगर आपको पसंद है तो यही हाज़िर है। मिर्ज़ा ने कहा जी, तो यही चाहता है कि इसी वक्त आपसे छीन कर पहन लूँ, मगर झाड़ा शिद्दत से पड़ रहा है, यानी बाहर सर्दी जो है वो शदीद पड़ रही है, तो मैं अगर ये ले लूँगा तो आप यहाँ से मकान तक क्या पहन कर जाएंगे। फिर उधर उधर देखकर खोंटी पर से, यानी कि जो अपना चोगा खोंटी पर लटकाया हुआ होता है वो उतार कर इन्हें पहनने के लिए देते हैं और कहते हैं कि ये आप रख लें, आपका मैं ले लेता हूँ क्योंकि मुझे आपका पसंद है। कि इस खूबसूरती के साथ उनका हल्का कपड़े वाला फ़रगल ख़ुद ले लेते हैं और अपना अच्छे वाला उन्हें दे देते हैं कि उन्हें महसूस भी ना हो। अच्छा जी, और ज़राफ़त यानी मजाज में इस कदर था कि आपको बजाय हैवान नातक के हैवान ज़रीफ़ कहा जाए तो बजाय है अंडरलाइन कर लें कि हैवान नातक की बजाय मिर्ज़ा गालिब को क्या कहना चाहिए, हैवान ज़रीफ़ कहना चाहिए। एक दफ़ा ऐसा होता है कि रमज़ान गुजर चुका होता है तो किले में जाते हैं। बादशाह पूछते हैं कि मिर्ज़ा तुमने कितने रोज़े किए हैं। अर्ज़ किया, जवाब देते हैं पीरो मिर्शद एक नहीं रखा। यानी अब इससे समझ में नहीं आ रही कि एक नहीं रखा बाकी सारे रखें, ये एक भी नहीं रखा। तो इस तरह से जो मजाक थे इनकी तबीयत का हिस्सा था। एक दफ़ा ऐसा होता है कि मुस्तफ़ा ख़ान के मकान पर मिलने को आए। इनके मकान के आगे छत्ता तरीक था। जब छत्ते से गुजर कर दीवान खाने का मतलब ड्राइंग रूम, दरवाज़े पर पहुंचा तो वहाँ नवाब साहब इनको लेने को खड़े थे। मिर्ज़ा ने इनको देखकर ये मिसरा पढ़ा, आबे चश्मा है वहाँ दरूने तरीक़स्त, यानी पानी का चश्मा बह रहा है, लेकिन इस पानी के चश्मे से मुस्तफ़ीद फ़ायदा हासिल करने वाले जो अवाम हैं, लोग हैं, कम हैं। यानी कि वो उन्हें इल्म का एक चश्मा कहते हैं और कहते हैं कि यहाँ से आपसे मुस्तफ़ीद होने वाले लोग जो है वो बहुत कम है, हालांकि इल्म जो है वो एक पानी के चश्मे की तरह जो है वो बह रहा है। तो जब दीवान खाने यानी ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं तो उनका जो दीवान खाने का तर्ज होता है, जो तरीका होता है वो मशरकी होता है। तो जब उसे देखते हैं तो फिर दूसरा मिसरा बोलते हैं, ए खाना है हमा आफ्ताब हसी, यानी कि ये घर तो एक सूरज की तरह चमक रहा है, यानी इल्म की रोशनी से जो है वो चमक रहा है। एक सोहबत में यानी एक महफ़िल में मिर्ज़ा मीर तकी मीर की तारीफ़ कर रहे थे। शेख इब्राहिम ज़ौक़ भी मौजूद थे, ये शायर हैं। मीर तकी मीर, शेख इब्राहिम ज़ौक़, सौदा मीर, ये सब शायर हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सौदा को मीर पर तरजीह दी। मिर्ज़ा ने कहा, मैं तुमको मीर ही समझता था, यानी मीर के चाहने वाला समझता था, लेकिन तुम तो सुदाई निकले, यानी तुम सौदा के चाहने वाले निकले हो। बावजूद ये कि मिर्ज़ा की आमदनी बहुत कम थी, मगर ख़ुददारी और हिफ्ज़ वज़ा यानी कि तौर तरीके रख रखाव को वो कभी हाथ से